हेलो दोस्तों, मैं दुलाल कुमार और आज लेकर के आए क्लास 8 का साइंस मॉडल सेट। तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का मन में सवाल था, मन में ये जानने का प्रयास था कि मतलब किस पैटर्न के आधारित क्वेश्चन को पूछा जाता है, मॉडल टाइप में कैसे प्रश्न को पूछा जाता है। तो आज उसका पूरा वीडियो लेकर के आए हैं, तो वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, अंतिम तक देखते रहिएगा। तो ये जो आपका नोटिस वगैरह हम लोग जानते हैं जो जेक के द्वारा आपका जारी किया जाता है, तो समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आप इसमें क्या है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा यानी जेक के द्वारा ये अपडेट हुआ है आप लोगों को। मॉडल सेट पैटर्न है आपका ये फॉर एग्जामिनेशन ईयर है आपका 2023 के आधारित है, क्लास 8 है और सब्जेक्ट जो आपका साइंस है। इसमें टाइम को जैसा कि देख पा रहे हैं समान निर्देश के ऊपर में जो लिखा गया टाइम आपका है 1 घंटा का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स कितना है तो 50 अंकों का रहेगा। आगे के इंस्ट्रक्शन में हम लोग समझते हैं कि क्या मतलब बताया गया है। तो जैसा कि आप लोग दिखाई पड़ता होगा स्क्रीन में जो 2 नंबर सीरियल नंबर 2 है उसमें बताया गया है कि कुल आपका 50 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। जो साइंस का जो आपका मॉडल सेट जो जारी किया गया उसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो सभी प्रश्न अनिवार्य है नहीं, इसमें इसी में से 90% आपका मतलब टैली करेगा और प्रत्येक प्रश्न क्या है 1 अंक का रहेगा। यानी एक तो सेलेक्ट आप सही करते हैं तो 1 अंक मतलब आपको मिलेगा, अगर नहीं करते हैं तो 1 अंक आपका कट जाएगा। तो देखते हैं स्क्रीन में आगे की ओर। तो आगे की स्क्रीन में आप लोग को दिखाई पड़ता होगा प्रश्न संख्या 1 मतलब आना यहाँ पर मतलब शुरू हो गया जो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास 8 का साइंस मॉडल सेट का। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा गया है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, यानी शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा कब किया गया था। पहला 1990, दूसरा आपका 1972 से 73, तीसरा आपका 2007 से 8, चौथा आपका शुरू नहीं हुआ था। तो जितने लोग ऑप्शन बी को सेलेक्ट किए होंगे 1972 से लेकर के 1973 तक, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 और दूसरा में आते हैं हम लोग। इसमें क्या बताया गया, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है। तो पहला है रॉबर्ट हुक, दूसरा है रॉबर्ट कोच, तीसरा है एडवर्ड जेनर, चौथा है रोनाल्ड रॉस। तो बहुत सारे लोग जितने लोग क्लास किए होंगे तो उसको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बता देना चाहता हूँ ऑप्शन नंबर ये जितने कैंडिडेट लोग सेलेक्ट किए होंगे रॉबर्ट हुक बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर होंगे। कोशिका की खोज सर्वप्रथम इन्हीं ने किए थे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। 3 में क्या बताया गया उसको जानने का प्रयास हम लोग करते हैं। तीसरा कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो किसी चाकू से आसानी से काट सकते हैं हम लोग। पहला चांदी, दूसरा पारा, तीसरा सोडियम, चौथा आपका सोना है। तो ऑप्शन नंबर सी सोडियम ऐसी धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो तीसरा का जितने लोग ऑप्शन सी सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में और 4 में जानते हैं। 4 में बताया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किस वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। चमक को किससे बढ़ाया जा सकता है, यानी कौन ऐसी धातु है जिसको अगर लेपन कर देंगे उसमें अगर लेप लगा देते हैं तो धातु चमकने लगता है। तो पहला आपका लोहा है, दूसरा क्रोमियम है, तीसरा तांबा है, चौथा आपका एल्युमिनियम है। तो जितने लोग ऑप्शन बी को सेलेक्ट किएंगे क्रोमियम बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर होंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 में। और 5 में क्या पूछा गया, संचन्य रोगों का मुख्य कारक क्या है। संचन्य रोग है उसके किसके कारण से होता है। तो पहला चींटी है, दूसरा आपका ड्रैगन मक्खी है, तीसरा आपका मकड़ी है, चौथा आपका घरेलू मक्खी है। तो संचन्य रोग वैसे रोग को बोला जाता है जो दूसरे वस्तु या जंतुओं में या सड़े गले पदार्थों में बैठ करके दूसरे फिर वस्तुओं में आकर के बैठते हैं। तो घरेलू मक्खी को देखते होंगे बाहर में रहते हैं फिर मतलब अंदर आकर के बैठते हैं, इसीलिए मतलब बोला जाता है जितने सारे हमारे खाने का पदार्थ रहता है या खाने वाले वस्तुएं होता है उसको हमेशा ढक करके रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे वस्तुओं कहाँ का मृत जंतुओं पर बैठा रहता है फिर आकर के हमारा भोजन में बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा अलग अलग बीमारी होगा जिसको यानी संचन्य रोग नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को जितने दोस्त लोग सेलेक्ट किए होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे करेक्ट आंसर होंगे। घरेलू मक्खी द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। आप पढ़ते हैं हम लोग प्रश्न देखिए 6 में, और 6 में जानते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो 6 में आते हैं, बोलते हैं निम्न में कौन जंतु जरायुज है। अब जरायुज का मतलब बता देना चाहता हूँ। जरायुज मतलब वैसे जीव या वैसे जंतु को बोला जाता है जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है। तो ऑप्शन है आपका पहला मनुष्य है, दूसरा में मुर्गी है, तीसरा में कौवा है, चौथा में आपका बतख है। तो आपका बतख हो गया, आपका कौवा हो गया, मुर्गी हो गया, ये सब पहले क्या होता है अंडे देते हैं उसके बाद बच्चे को जन्म देते हैं। तो आपके सामने बच जाता है ऑप्शन नंबर ए मनुष्य। तब मनुष्य क्या होता है कि डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं और बाकी जितना था मुर्गी कौवा बतख ये सब पहले अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद ये सब बच्चे को जन्म देते हैं।
प्रश्न संख्या 7 में आते हैं, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर बिखर जाता है। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, यानी कौन ऐसा मतलब बल है कि जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है। पहला है गुरुत्व बल, दूसरा है आपका स्थिर वैद्युत बल, तीसरा घर्षण, चौथा चुंबकीय बल है। तो जितने लोग ऑप्शन बी को सेलेक्ट किए होंगे स्थिर वैद्युत बल, वो बिल्कुल आनी इस प्रश्न के लिए क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। 8 में आते हैं और 8 में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं कि 8 में मतलब क्या प्रश्न है। तो 8 में आते हैं दोस्तों। 8 में बताया गया है कि निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। किसका ऊष्मीय मान अधिक होता है? लकड़ी। पहला आपका ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा केरोसिन, तीसरा एलपीजी, चौथा आपका हाइड्रोजन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को जितना लोग सेलेक्ट किए होंगे, इसका हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक आ रहा। हाइड्रोजन का यह विशेषता है कि इसको खुला में अगर छोड़ देंगे तो आग का धारण कर लेता है, जिसके कारण से घरों में या कहीं भी इसके संपर्क में रहिएगा तो जलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि मतलब हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये जलने लगता है। तो 8 नंबर हाइड्रोजन क्या होगा, सबसे ऊष्मीय मान अधिक हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 में, और 9 में जानते हैं कि क्या इसमें पूछा गया है। तो 9 में इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु नर का निर्धारण करता है। शिशु नर, नर का मतलब हो गया मेल जाति का डिनोट करता है। पहला XY, दूसरा में XX, तीसरा में दोनों, चौथा में दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपका मनुष्य है, मनुष्य में यानी स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। टोटल आपका 46 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। उसमें से 23 जोड़ा आपका मेल में हो गया और 23 आपका हो गया फीमेल में हो गया। अब 23 में 22 दोनों में ऐसा होता है कि मतलब सेम ही गुण रहता है। एक गुण इसमें पुरुष में X और Y होता है, और महिलाएं में क्या होता है कि X गुणसूत्र, दोनों इसका सेम रहता है। तब पुरुष का Y गुणसूत्र और महिला का X गुणसूत्र अगर मिलता है तो लड़का यानी बॉयज का जन्म होता है, और पुरुष का भी X गुणसूत्र और महिलाएं का भी अगर X गुणसूत्र अगर दोनों XS वाला मिल गया तो गर्ल्स यानी लड़की का जन्म होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न नंबर 9 में इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करना है, लड़के का जन्म होना निर्धारण करता है। तो जितने लोग ऑप्शन ए को सेलेक्ट किए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, XY वो क्या होंगे, बिल्कुल इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर होंगे। तो 9 का क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ये XY से ही नर लिंग का निर्धारण होता है। अगर कोई पूछ देगा कि महिलाएं का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो पुरुष का भी X और महिला का भी X गुणसूत्र मिलता है तब होता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 10 में। तो 10 में जैसा कि स्क्रीन में शो हो गया होगा, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। जो मानव देख पाता है कोई भी वस्तु को, उसका प्रतिबिंब पहले आकर के बनता है, इमेज बनता है। तो कहाँ पर बनता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है कि रेटिना, दूसरा में आइरिस, तीसरा कॉर्निया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ये को सेलेक्ट किए होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। रेटिना पर ही मानव का प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद हम लोग को रिफ्लेक्ट होकर के दिखाई पड़ता है। 11 में आते हैं, खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल का कौन सा उदाहरण होगा? तो पहला गेहूं, दूसरा चना, तीसरा आलू, चौथा धान। यानी वैसे फसल जो वर्षा ऋतु के महीनों के समय में उगाया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। तो गेहूं, चना, आलू ये सब है कि गर्मियों के दिनों पानी इसमें यूज करके इसमें खेती किया जाता है। बल्कि आपका जो धान है वो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो वर्षा ऋतु में उपजाया जाता है। तो 11 का खरीफ फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा, आपका धान हो जाएगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 में, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो पहला ऑप्शन आपका 8 है, दूसरा 9 है, तीसरा 10, चौथा 7 है। तो इसमें पहले 9 ग्रह था। 9 ग्रह जैसे ग्रहों में भी क्या होता है कि छोटा छोटा कुछ ग्रह हो जाते हैं, जिसके कारण से उसको काउंट नहीं किया जाता। अभी वर्तमान में मौजूदा समय में अभी सौर परिवार में कुल ग्रहों की संख्या बोला जाए तो 8 है, पहले 9 थे अभी 8 है। तो ऑप्शन नंबर ए को जितने कैंडिडेट लोग सेलेक्ट करेंगे वो बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो गए। प्रश्न संख्या 13 में जानते हैं, घर्षण हमेशा क्या होता है। ऑप्शन नंबर ये है हानिकारक, दूसरा लाभदायक, तीसरा ना हानिकारक और ना लाभदायक, चौथा होता है कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक। तो घर्षण जैसे हम लोग कभी भी जाते हैं तो कहीं गिर जाते हैं तो वहाँ क्या हो कि घर्षण बल हम लोग को नहीं लगा, और जब हम लोग नहीं गिरते हैं तो मतलब घर्षण बल कार्य हो जाता है। कार्य मतलब कर रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। कौन सा? तो घर्षण बल जो घर्षण होता है कुछ मामले में हानिकारक भी होता है और कुछ लाभदायक होता है। जब गिर गए तो हानिकारक हो गया हम लोग के लिए, जब नहीं गिरे तो लाभदायक हो गया। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी जितने लोग सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे इस प्रश्न का। 14 में बढ़ते हैं, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है। तो आपका सामने ऑप्शन है पॉलिएस्टर, दूसरा नायलॉन, तीसरा कपास, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जितना लोग सेलेक्ट किए होंगे नायलॉन, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे।
तो बढ़ते हैं 15 में। 15 में बहुत मज़ेदार प्रश्न है। मानव के कानों के लिए सर्वयथा प्रास है। सर्वयथा प्रास का मतलब है कितने मतलब हर्ज की ध्वनि को मनुष्य अपने कानों से सुन सकता है। तो पहला है 20 एच से 20,000 एच। सेकेंड में आपका 20 एच। तीसरा में 2000 एच। चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जो मानो जो मैक्सिमम यानी कितने मतलब हर्ज के ध्वनि को सुन सकता है, तो 20 एच मतलब 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक। तो ऑप्शन नंबर ए को जितने लोग सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए होंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 में। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप आता है तो उसको रिकॉर्ड मतलब कैसे करता है? पहला आपका रिएक्टर पेपर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा भूकंप लेखी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर पहला होगा नहीं, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो बच जाता है आपका सामने रिएक्टर पैमाना, दूसरा भूकंप लेखी। तब भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है भूकंप लेखी से। नाम से भी मिलता जुलता याद रखिएगा। क्या पूछा था आपका सामने? भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है तो भूकंप लेखी से, भूकंप से ही भूकंप लेखी को याद रखिएगा। देखते हैं 17%। विस्थापन का प्रमुख कारण है पहला नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, दूसरा में ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, तीसरा में ओजोन की बढ़ती मात्रा, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो इसका विस्थापन, विश्व में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है अभी के समय में, ग्लोबल वार्मिंग में जो मतलब इफेक्ट हो रहा है उसका क्या कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे तो अपना सुविधा के लिए, सुख के लिए हम लोग काट दे रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। पेड़ पौधा उसको मेंटेन नहीं कर पाता है, संतुलन नहीं कर पाता है। तो जिसके कारण से ऑप्शन नंबर डी जितने कैंडिडेट लोग सेलेक्ट किएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, बिल्कुल इस प्रश्न के लिए करेक्ट जवाब दिए हैं दोस्तों। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 18 में। संकटापन प्रजाति है तो संकटपन किस प्रजाति को मतलब होने का ज़्यादा चांसेस है? पहला आपका है घोड़ा, दूसरा है आपका गाय, तीसरा है कुत्ता, चौथा है बाघ आपका। तो घोड़ा, गाय, कुत्ता ये सब क्या है कि मतलब हर मतलब गाँव में, हर मतलब समाज में, हर पंचायत में और हर मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह में इसको देखा जाता है। लेकिन आपका जो बाघ है, ऑप्शन नंबर डी जो है, ये क्या विलुप्त होने के कगार में। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके अभयारण्य वगैरह, चिड़ियाघर वगैरह बना करके इसको रखा जाता है, ताकि इसका जो प्रजाति हो, आने वाला जनरेशन, हमारा अपकमिंग जनरेशन जो है वो देख सके। तो 18 का डी जितने कैंडिडेट लोग सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल इस प्रश्न के लिए करेक्ट जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की ओर। और 19 क्वेश्चन में पूछा गया जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, यानी क्या अब्सेंट होता है। अनुपस्थित का मतलब अब्सेंट हो गया। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक, तीसरा कोशिका भित्ति, चौथा हो गया आपका जी द्रव हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी को जितने कैंडिडेट लोग सेलेक्ट किए होंगे, कोशिका भित्ति, ये हमारा नहीं होता है जंतु कोशिका में। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट होंगे, और जो नहीं मतलब कर पाए होंगे वो मतलब याद करते जाइएगा। तो प्रश्न संख्या 20 में और 20 में जानते हैं कि इसमें क्या मतलब चीज़ें बताया गया है। जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? पहला आपका ब्रोमीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रोजन। जिससे कोई भी जल है उसको मतलब शुद्ध कौन सा अधातु को मिलाने से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी को जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे, क्लोरीन, बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर दिए होंगे। तो 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। 21 में हम लोग आते हैं और 21 में जानते हैं 20 के पहले प्रतिजैविक का नाम है। पहला टेट्रासाइक्लिन, दूसरा में स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है एरिथ्रोमाइसिन, चौथा में आपका पेनिसिलिन। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे, पेनिसिलिन, बिल्कुल यानी इस प्रश्न के लिए क्या होंगे? करेक्ट आंसर होंगे। तो 21 का डी आपका राइट आंसर है। 22 में बताया गया दोस्तों कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 2:1, 1:2, 2:2, 1:1। तो हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? तो एच लिखते हैं, उसके बाद 2 लिखते हैं, उसके बाद ओ, यानी हाइड्रोजन आपका कितना है यहाँ पर? 2 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया आपका? 1 हो गया। तो 2:1 कहाँ पर है आपका? किस वाले ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा 2:1 बिल्कुल आने करेक्ट हो गया। तो 22 का क्या हो जाएगा? ये होगा। बहुत आने अच्छा प्रश्न था। तो हम लोग आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो 23 में आते हैं। 23 में जानने का प्रयास करते हैं कि निम्न में किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, यानी द्विगो खंडन, यानी उसका जो केंद्र होता है 2 भागों में बढ़ता है। तो कौन? तो पहला आपका हाइड्रा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा अमीबा, चौथा में बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर सी अमीबा को जितने लोग सेलेक्ट किए होंगे वो क्या होंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर है 23% के लिए। और अमीबा के बारे में थोड़ा कुछ बता देना चाहता हूँ। अमीबा में जब भोजन की इसको आवश्यकता होता है तो अमीबा का जो फिगर होता है कुछ इस प्रकार। तो अपना इसको जो
उभड़ा हुआ जो भाग दिखाई पड़ता है उभरा हुआ, उसको कुटपाद बोलता है। कुटपाद को फैलाना शुरू कर देता है और एक समय ऐसा आता है कि वो अपना थैली में उसे बंद कर लेता है। जिससे मान चलो भोजन यहाँ दिखाई पड़ा था उसको, तो धीरे धीरे वो क्या किया, कुटपाद को फैलाना शुरू किया। कुटपाद की मदद से क्या किया, तो उसको थैली में बंद कर लेता। और एक समय ऐसा आता है कि केंद्रक इसका 2 भागों में बढ़ जाता है, जैसा कि आकृति में आप लोगों को दिखाया जा रहा है। इसका एक केंद्रक यहाँ हो जाता है, यहाँ केंद्र होता है। जब इसका अनुकूल समय आ जाता है, जब इसका समय समाप्त होने वाला रहता है, जो अमीबा था वो ज़्यादा विकसित हो जाता है, तो उसमें 2 केंद्रों में बढ़ जाता है, जिसके कारण से आपका तैश का जो प्रश्न था कि निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, तो अमीबा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अमीबा ऐसा मतलब जीव है जो मतलब द्विखंडन यानी 2 ठो केंद्र में बढ़ जाता है और 2 अलग अलग मतलब जीव का निर्माण करता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 में। द्रव का दबाव गहराई बढ़ने से क्या होता है? जो आपका द्रव है वो गहराई जैसे बढ़ते जाएगा दबाव के कारण, वो क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी को जितने भी कैंडिडेट लोग सेलेक्ट किए होंगे, क्या होता है, बढ़ता है। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 24 का आपका बी बिल्कुल आनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 में आते ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रा क्या है? पहला किलो केजी, सेकंड में आपका किलो जूल, तीसरा है किलो जूल पर केजी, चौथा आपका है किलो जूल। तो जितने लोग कैंडिडेट लोग होंगे वो किलो जूल पर केजी को जो सेलेक्ट किए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट होंगे प्रश्न संख्या 25 के लिए। तो उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 26 में। 26 में क्या बोला है, किशोरावस्था की उम्र है क्या है? तो पहला ऑप्शन आपका है 11 से 19 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, तीसरा है 0 से 6 वर्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था की उम्र बता देना चाहता हूँ, ये होता है आपका 11 से 19 वर्ष। इन्हीं एज में लोग क्या होते हैं, सुधरते हैं और बिगड़ते हैं। तो ये जो एज है हमारा किशोरावस्था, तो इसमें बहुत आने अच्छे से मतलब चलना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे 11 से 19 वर्ष बिल्कुल आनी सही जवाब दिए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 27 में, और 27 में जानते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो 27 में जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार प्रश्न है जो आप लोगों को क्लास के दरमियान बता दिया गया है। समान नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सुविधाजनक दूरी क्या है? पहला 26 सेंटीमीटर, दूसरा 28 सेंटीमीटर, तीसरा 24 सेंटीमीटर, चौथा है आपका 25 सेंटीमीटर। तो समान नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। जितने लोग ऑप्शन डी को सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल इस प्रश्न के लिए क्या होंगे, करेक्ट आंसर दिए होंगे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 28 में आते हैं, फूलों, फलों एवं सब्जियों बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला एपीकल्चर, दूसरा हॉर्टिकल्चर, तीसरा हो गया सेरीकल्चर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या, तो हम लोग जानते हैं क्या करके, एपीकल्चर के बारे में बोला जाता है जो मधुमक्खियों का पालन करता है। किसका पालन करता है दोस्तों? तो मधुमक्खियों का हो गया। दूसरा आपका हॉर्टिकल्चर जो बागवानी करता है, जो कृषि वगैरह फूलों फलों को उपजाता हो। तीसरा हो गया आपका सेरीकल्चर हो गया, मतलब जो रेशम के उत्पादन में मदद करता हो। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जो ऑप्शन नंबर बी आपका है हॉर्टिकल्चर, जो इसका मतलब हिंदी होता है बागवानी करना। तो ऑप्शन नंबर बी को जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल आनी इस प्रश्न के लिए क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 में, और 29 में जानने का प्रयास करते हैं। तो 29 में हम लोग आते हैं दोस्तों, और देखते हैं क्या है कि किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है। तो कौन सा ग्रह है? पहला आपका बुध है, दूसरा पृथ्वी है, तीसरा आपका बृहस्पति है, चौथा आपका शुक्र है। ऑप्शन आप लोग को नीचे कुछ शो होता होगा, पहला बुध है, दूसरा पृथ्वी, तीसरा बृहस्पति, चौथा आपका शुक्र है। इंग्लिश में विच प्लेनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? इंग्लिश से आप लोग समझ में आ गया, पहला मरकरी, दूसरा में अर्थ, तीसरा जुपिटर, चौथा आपका वेनस है। तो मैं आशा करता हूँ जो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे शुक्र बिल्कुल क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर दिए होंगे। तो प्रभात तारा अथवा संध्या तारा के नाम से जाना जाता है कौन सा ग्रह? तो शुक्र ग्रह बिल्कुल आनी करेक्ट आंसर है। चलो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या आगे की ओर, और आगे जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तीस में आते हैं, और 30 में दिखाया गया कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, यानी कौन सा ऐसा आकृति जिसका तरल घर्षण में जो घर्षण होता है वो कम होता है। पहला आपका है आयताकार,
दूसरा में वर्गाकार, तीसरा में नौकाकार, चौथा में वृत्ताकार। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट किएंगे नौकाकार, इसमें क्या होता है कि तरल घर्षण कम होता है। तो प्रश्न संख्या 31 में आते हैं। 31 में क्या पूछा गया है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है। यानी वैसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया नेचुरल द्वारा उस क्या होता है जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है यानी क्षय होता है तो क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन है जैव निम्नीकरण, दूसरा है जैव अनिम्नीकरण, तीसरा संश्लेषित रेशा, चौथा अपघटक। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किए होंगे जैव निम्नीकरण, वो बिल्कुल यानी इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर दिए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 में। और 32 में जानते हैं हम लोग क्या इसमें दिया गया, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। पहला तारत, दूसरा है आयाम, तीसरा शोर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 32 का बी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे आयाम, वो क्या होंगे बिल्कुल करेक्ट होंगे। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है, तो आयाम कारक पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 33 में आते हैं, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है। जैसे इसको समझाते हैं, प्लस और माइनस मिलने से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण होता है। और सेम सेम जात रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो क्या आपका प्रश्न, विपरीत आवेशों के बीच प्रतिक्रिया क्या होता है, तो आकर्षण, दूसरा प्रतिकर्षण, तीसरा आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए को जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे कॉन्सेप्ट बताने के बाद वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। 33 का ये हो जाएगा आकर्षण होगा, विपरीत आवेशों के बीच प्लस और माइनस रहेगा क्या हो जाएगा, आकर्षण होता है। तो प्रश्न संख्या 34 में आते हैं। 34 में जानने का प्रयास करते हैं, हरित ग्रह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है, इंग्लिश में जानते हैं, द गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग इज। पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा दोनों, चौथा दोनों में से कोई नहीं। तो उसमें देखते हैं, पहला था कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा दोनों, दोनों में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन जो आपका था। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हरित गृह प्रवाह ये भी हानिकारक करता है, दूसरा मीथेन ये भी हानिकारक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो बच गया, दोनों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए दो ठो मतलब रिस्पॉन्सिबल है, पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन है। तो 34 का जो ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए हैं बच्चों, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। 35 में हम लोग आते हैं। 35 में ये जानते हैं कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। संकट यानी विपत्ति आना, पहला है आपका ब्लू डाटा बुक, दूसरा ग्रीन डाटा बुक, तीसरा में येलो डाटा बुक, चौथा रेड डाटा बुक। रेड मतलब अलर्ट करता है कि जाति को मतलब बहुत कम संख्या में आएगा, तो रेड डाटा जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रेड डाटा बुक में सभी को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, जिसमें उस जाति के बारे में, उन जातियों के प्रजातियों के बारे में पता चल सके। तो आते हैं प्रश्न संख्या 36 में, निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन है। सौर ऊर्जा ये तो मानव द्वारा निर्मित होता है, परमाणु ऊर्जा ये भी मानव द्वारा, जल ऊर्जा ये तो मनुष्य तैयार करता है, कोयला। जीवाश्म ईंधन का मतलब वैसे जीव और जंतुओं जो लाखों करोड़ों वर्ष पृथ्वी के दबने सड़ने गलने पदार्थों से जो नया मतलब दूसरे चीज़ों में रूप में धारण होता है, उसे जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। जैसे कोयला है, तो कोयला देखता होगा पृथ्वी के अंदर मतलब पाया जाता है, तो लाखों करोड़ों जीव जंतु मरने दबने मलबे वगैरह दबने वगैरह से प्राप्त हुआ है, जो ऐसे ऐसे खनिज मतलब उत्पादन होते हैं उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जितने कैंडिडेट लोग सेलेक्ट किए होंगे कोयला, बिल्कुल यानी इस प्रश्न के लिए क्या होंगे, करेक्ट आंसर दिए होंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 में। और 37 में जानते हैं क्या है, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा रिक्तिका, चौथा में केंद्रक। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचनाएं होते हैं, कुछ मतलब पार्ट छूट जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिक्तिका। तो जितने लोग 37 का सी यानी रिक्तिका को सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर दिए हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 38 में आते हैं। 38 में जानने का प्रयास करते हैं, कौन सी धातु कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करती। कमरे के ताप पर वायु के साथ में कांटेक्ट करके अभिक्रिया यानी रिएक्शन करती। पहला आपका है श्वेत फास्फोरस, दूसरा आपका है लाल फास्फोरस, तीसरा सोडियम, चौथा आपका पारा।
तो श्वेत फास्फोरस जो ऑप्शन नंबर ये है उसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने कैंडिडेट लोग 38 का ये यानी श्वेत फास्फोरस को जवाब दिए होंगे बिल्कुल यानी सही आंसर किए हैं। और हम लोग बढ़ते हैं 39 में, और 39 में जानते हैं कि इसमें क्या पूछा गया। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? पहला एडवर्ड जेना, दूसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा रॉबर्ट हुक, चौथा लुईस पास्चर। तो इसमें बता देना चाहता हूँ जो ऑप्शन नंबर डी है लुईस पास्चर बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन जितने कैंडिडेट लोग सेलेक्ट किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। प्रश्न संख्या 40 में हम लोग आते हैं। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? पहला विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, दूसरा है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, तीसरा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चौथा है विद्युत धारा के तड़ित प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर ए जितना लोग सेलेक्ट किए हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव बिल्कुल यानी करेक्ट जवाब दिए दोस्तों। वो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 में। तो 41 में हम लोग पहुंच चुके हैं। और 20 में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, पहला है बारबी, दूसरा है चार्ली, तीसरा है डॉली, चौथा में सिम्बिया है। तो याद रखिएगा डॉली जो है मतलब भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था, यानी सर्वप्रथम भेड़ को क्लोन जो था विकसित किया गया था जिसका नाम साइंटिस्ट लोग दिया गया था किसका, तो डॉली। तो ऑप्शन नंबर सी को जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल यानी करेक्ट जवाब दिए हैं। बढ़ते हैं 42 में। 42 में क्या तरल है? तो तरल क्या है? ठोस एवं द्रव दोनों, दूसरा में द्रव एवं गैस दोनों, ठोस एवं गैस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तरल जो जिसमें ठोस है वो आपका ऑप्शन मतलब यहाँ पर मतलब बाहर होता है। तो ठोस इसमें एक जगह मेंशन किया था, बाहर हो गया, ठोस इसमें भी है, बाहर हो गया, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो ठोस जहाँ नहीं रहेगा यानी क्वेश्चन नंबर क्या तरल है, तो द्रव एवं गैस दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जितने कैंडिडेट लोग सेलेक्ट किए होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर दिए हैं। द्रव एवं गैस दोनों तरल का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 में हम लोग पहुंच चुके हैं। 43 में पूछा जा रहा है विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। अगर कहीं आग लग जाता तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? पहला पानी, दूसरा पेट्रोल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा में तेल। तो आग कब लगता है? ऑक्सीजन के संपर्क में, तो ऑक्सीजन को तोड़ना होगा, तो पानी डालने से नहीं होगा, दूसरा पेट्रोल से नहीं होगा, ना तेल से होगा। तो आपका बच जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ अगर प्रचुर मात्रा में मिल जाता है तो क्या होगा, आग को बुझाने में वो कामयाब निकलते हैं, ऐसा होता भी है। प्रश्न संख्या 44 में क्या बोल रहा है कि लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? जो गला रहता है, जो जिसको नरेट बोला जाता है, उसके सामने जो उभरा रहता है, जो उठा हुआ भाग रहता है वो क्या कहलाता है? पहला है आपका ऑप्शन है एडम्स एप्पल या कंठमणि, दूसरा में है लैरिंक्स, तीसरा में थायराइड है, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किए होंगे एडम्स एप्पल या कंठमणि बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर दिए। तो 44 का क्या हो जाएगा, ये एडम्स एप्पल या कंठमणि। प्रश्न 45 में आते हैं। 45 में क्या पूछा गया, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो ये फिलहाल के कक्षाओं में बताया गया था। तो पहला है 4, 5, 6, 7। तो ऑप्शन नंबर डी को जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे श्वेत प्रकाश में कुल कितने कलर होते हैं? तो 7 कलर होते हैं। 46 में हम लोग पहुँचते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं हम लोग? अनाज, दूसरा फसल, तीसरा कृषि, चौथा में खेती। तो ऑप्शन नंबर बी फसल। एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के हम लोग फसल उपजाते हैं तो उसे क्या हम लोग कहते हैं? फसल कहते हैं। हाँ, तो 46 का क्या हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 47 में हम लोग पहुँचते हैं। 47 में जानने का प्रयास करते हैं खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो पहला ऑप्शन है किलोमीटर, दूसरा में मीटर है, तीसरा प्रकाश वर्ष, चौथा सौर वर्ष है। तो किलोमीटर में होगा नहीं, मीटर में नहीं होगा, तो बच गया आपका सी ऑप्शन जो प्रकाश वर्ष, और चौथा है आपका सौर वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं प्रकाश वर्ष बिल्कुल यानी इस प्रश्न के लिए क्या होंगे? करेक्ट आंसर। 38 में हम लोग आते हैं। 38 में क्या, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रूखड़े सतहों पर अधिक होता है, दूसरा कम होता है, तीसरा बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण क्या होता है कि रूखड़ा हुआ सतह रहेगा तो हम लोग फिसलने का ना गिरने का कोई तरह से संभावना नहीं बढ़ता है, तो उसमें घर्षण बल क्या होता है कि अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे वो क्या होंगे? बिल्कुल यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दिए हैं। तो 48 का क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर हो जाएगा। 49 में आते हैं। 49 में क्या पूछा गया है,
निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? पहला आपका है पॉलिएस्टर, दूसरा है सेल्यूलोज, तीसरा है एक्रेलिक, चौथा आपका नायलॉन है। तो ऑप्शन नंबर बी को जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं सेल्यूलोज, ये आपका क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। तो 49 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर होगा। और हम लोग आ गए हैं अंतिम क्वेश्चन, जो सबको लगता था कि कब मतलब ख़त्म होगा, तो बस कुछ ही देर में। तो 50 का प्रश्न है कि जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है यानी इंटरेस्ट नहीं लगती है या अच्छी नहीं लगती है उसे कहते हैं। पहला सुरीली ध्वनि, दूसरा में संगीत, तीसरा में शोर, चौथा में सुखद। तो अप्रिय लगती है क्या इंग्लिश में? द साउंड विच इज अनप्लीजेंट टू हियर इज, फर्स्ट ऑप्शन इज म्यूजिकल साउंड, सेकेंड म्यूजिक, थर्ड और नॉइज, फोर्थ ऑप्शन है प्लीजेंट। तो सुरीली ध्वनि तो नहीं लगेगा प्रिय में, संगीत तो अच्छे नहीं लगेगा प्रिय में, शोर हो सकता है मे बी, और चौथा ऑप्शन है सुखद। सुखद मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका हो गया शोर। जो अप्रिय लगेगा तो जैसे मन करेगा वैसे वो गाएगा। तो 50 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे तो 50 का सी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों को आप लोग को वीडियो में बहुत कुछ जानने का या सीखने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वो क्लास 8, 9, 10 आदि जेक बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, आदि बोर्ड को इसमें प्रोवाइड किया जाएगा जो भी नोटिफिकेशन आएगा सरकार की तरफ से। तो वीडियो को अच्छी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।